नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। FSSAI ने लिया बड़ा फैसला, पैकेज्ड फूड आइटम्स पर डिटेल्स में मेंशन करनी होगी जानकारी, लोगों में स्वास्थ्य को लेकर बढ़ेगी जागरूकता। भारत यूके के बीच FTA को लेकर होगी वार्ता, दोनों देशों के बीच होगी इस महीने वार्ता, व्यापार में वृद्धि के लिए होता है FTA। और दिव्यांगता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइंस, फिल्म्स और मीडिया में होने वाले भेदभाव पर लगेगी रोक, ऐतिहासिक तौर पर हुआ है भेदभाव। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 44वीं बैठक आयोजित हुई है। इस मौके पर लोगों के स्वास्थ्य को लेकर एक जरूरी फैसला लिया गया है। FSSAI के मुताबिक पैकेज्ड फूड आइटम्स पर सॉल्ट, शुगर और सैचुरेटेड फैक्ट्स के बारे में जानकारी को डिटेल में मेंशन करना होगा। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले पैकेज्ड फूड आइटम्स पर यह जानकारी मौजूद नहीं होती थी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस 2020 के प्रावधानों के मुताबिक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस यानी RDS के तहत पैकेज्ड फूड आइटम्स पर यह जानकारी देनी होती थी। इन नियमों के मुताबिक इस जानकारी को बोल्ड लेटर्स और बड़े फॉन्ट साइज में मेंशन करना होगा। FSSAI के मुताबिक इस निर्णय से लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही लोगों में बढ़ रही NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में भी कमी आएगी। NCD से मतलब है कि इंसानी शरीर में होने वाली ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, इन्हें क्रॉनिक डिजीज भी कहते हैं। इन बीमारियों के कारण साइकोलॉजिकल, लाइफस्टाइल या फिर पर्यावरणीय हो सकते हैं। हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और अस्थमा जैसी बीमारियों को NCD के तहत रखा जाता है। इसके अलावा FSSAI एक सांविधिक संस्था है। इसका गठन केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुआ है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत गठित किया गया है। इसका मकसद खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना है। साथ ही मानवीय उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उसके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को रेगुलेट करना भी इसके कामों में शामिल है। अब एक बात और समझिए, FSSAI के मुताबिक खाद्य उत्पादकों के पैकेट्स पर कुछ जानकारियां मेंशन करना जरूरी होता है। इनमें खाद्य उत्पाद का नाम, उपयोग की गई सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स, पोषक तत्वों की जानकारी, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का मार्क। यहां पर याद रखिए कि ग्रीन कलर वेज के लिए और रेड कलर नॉन वेज के लिए यूज किया जाता है। फूड एडिटिव्स ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें खाने का स्वाद और अपीयरेंस बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा वजन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, आयात होने वाले फूड पैकेट्स पर कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूज के बारे में भी जानकारी देनी होती है। इस पर साल 2016 में UPSC ने एक सवाल भी पूछा था, आइए गौर करते हैं। प्रश्न था, भारत में पूर्व संवेष्टित यानी प्री पैकेज्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग एंड लेवलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेवल पर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित करनी अनिवार्य है? संगठकों की सूची जिसमें संयोजी शामिल हैं, पोषण विषयक सूचना, चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के संदर्भ में संस्तुतियां यदि कोई हैं, शाकाहारी या मांसाहारी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4 या फिर केवल 1 और 4। इसका सही जवाब है विकल्प C। भारत और यूके दोनों में ही आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी पारी की शुरुआत की है, वहीं यूके में 14 सालों के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई है। कियर स्टारमर यूके में प्रधानमंत्री बने हैं। इस सब के बीच एक बात पर सब चिंता जाहिर कर रहे हैं कि भारत और यूके के बीच चल रही FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता का क्या होगा। लेकिन अब इस चिंता से बादल हटते नजर आ रहे हैं। दरअसल आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भारत और यूके के सीनियर ऑफिशियल्स इस मुद्दे पर जल्द वार्ता करेंगे। भारत और यूके के बीच FTAs को लेकर वार्ता जनवरी 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन दोनों ही देशों में चुनाव के चलते इस पर वार्ता में रुकावट आ गई थी।
आपको बता दें कि भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा 21.34 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर में दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर वार्ता अभी बाकी है। जैसे भारत की डिमांड है कि यूके के आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर में भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ज्यादा एक्सेस मिले हैं। ऐसे ही भारत कुछ उत्पादों के लिए यूके मार्केट में जीरो ड्यूटी के साथ एक्सेस चाहता है। वहीं यूके स्कॉच विस्की, चॉकलेट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे उत्पादों के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में अच्छी खासी कमी चाहता है। साथ ही यूके अपनी कुछ सेवाएं मसलन टेलीकम्युनिकेशंस, लीगल और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भारत के बाजारों में ज्यादा एक्सेस चाहता है। इसके अलावा कुछ गैर परंपरागत मुद्दे जैसे श्रम, पर्यावरण और आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से जुड़े मुद्दे हैं। इन्हें यूके एफटीएज में शामिल करना चाहता है, लेकिन भारत ऐसे मुद्दों को एफटीए में शामिल करने से गुरेज करता है। भारत का तर्क है कि इन मुद्दों को एफटीए में शामिल करने के लिए घरेलू नीतियां भी बदलाव में शामिल होनी चाहिए। आपको बता दें कि एफटीएज व्यापार संरक्षण से उलट एक व्यवस्था है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दोनों देशों के बीच ट्रेड बैरियर्स कम करने पर काम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के साथ विजुअल मीडिया और फिल्म्स में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने दिव्यांग व्यक्तियों को फिल्म्स और मीडिया में स्टीरियोटाइप किए जाने पर ऐतराज जताया है। इस फैसले को पाथ ब्रेकिंग बताया जा रहा है। दरअसल एक एक्टिविस्ट हैं निपुण मल्होत्रा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनके मुताबिक सोनी पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म आंख मिचौली में दिव्यांग व्यक्तियों को इनसेंसिटिव तरीके से दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ऐतिहासिक तौर पर दिव्यांग व्यक्तियों को कॉमिक की तरह और उनकी इमेज को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक फिल्म बनाने वालों को दिव्यांग व्यक्तियों की सही मेडिकल कंडीशन को दिखाना चाहिए, न कि उनके बारे में भ्रामक जानकारी दिखानी चाहिए। ऐतिहासिक तौर पर दिव्यांग व्यक्तियों के इस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ने उनका बहुत नुकसान किया है। इसके अलावा केवल दिव्यांग व्यक्तियों की चुनौतियों को ही न दिखाया जाए, बल्कि उनकी सफलता और प्रतिभा के किस्सों को भी हाईलाइट किया जाए। आपको बता दें कि दिव्यांग को किसी एक परिभाषा में समेट पाना संभव नहीं है, लेकिन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक दिव्यांगता शरीर और मानसिक तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कुछ निश्चित गतिविधियों को कर पाने में सक्षम नहीं होता। साथ ही उसे लोगों से इंटरेक्शन करने में भी समस्या हो सकती है। दिव्यांगता कई तरह की होती हैं। इसमें व्यक्ति का विजन, मूवमेंट, सोचने की शक्ति, याददाश्त, सीखने की क्षमता, बात करने की शक्ति, सुनने की क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। दिव्यांगता के लिए प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कई डेवलपमेंट जिम्मेदार हो सकते हैं। क्रोमोसोम डिसऑर्डर से डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियां और प्रेगनेंसी के दौरान मां का किसी वायरस के संपर्क में आ जाना रूबेला जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। भारत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 2.2% जनसंख्या किसी न किसी तरह की शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का सामना करती है। 2011 की जनगणना तक लोगों से केवल 7 प्रकार की दिव्यांगता को लेकर सवाल पूछे जाते थे। 2016 में राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज में 21 तरह की दिव्यांगता को शामिल किया गया है। मतलब यह है कि पहले दिव्यांगता का दायरा सीमित था, कम ही तरह की दिव्यांगता को दिव्यांगता का दर्जा मिलता था। नए कानून में इसमें ज्यादा लोगों के शामिल होने का स्कोप दिया गया है। नई परिभाषा में एसिड अटैक से पीड़ित लोगों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। हाल ही में साउथ अफ्रीका और युगांडा में दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया गया था। इस बीमारी का नाम है HIV एड्स। इस ट्रायल के नतीजों को इस बीमारी के उपचार में एक ब्रेकथ्रू सफलता कहा जा सकता है। इस क्लिनिकल ट्रायल में यह दावा किया गया है कि नई एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दवा का बाईएनुअल इंजेक्शन युवा महिलाओं को HIV संक्रमण से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। आपको बता दें कि इस क्लिनिकल ट्रायल के लिए 5000 पार्टिसिपेंट्स को एनरोल किया गया था। ये पार्टिसिपेंट्स युगांडा में 3 और दक्षिण अफ्रीका में 25 जगहों पर लिए गए थे। इस क्लिनिकल ट्रायल में प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दवाओं के तहत लेनाकापाविर और 2 अन्य दवाओं की प्रभावकारिता का टेस्ट किया गया था। ध्यान दीजिए कि लेनाकापाविर दवा HIV कैप्सिड को तोड़ देता है या इंटरफेस करता है।
ये HIV कैप्सिड एक प्रोटीन शेल होता है जो HIV की आनुवांशिक सामग्री और रिप्लिका बनाने के लिए आवश्यक एंजाइमों की रक्षा करता है। इसलिए लेनाकापाविर को फ्यूजन कैप्सिड इनहिबिटर भी कहते हैं। लेनाकापाविर के इंजेक्शन को हर 6 महीने में एक बार त्वचा के ठीक नीचे लगाए जाने को रिकमेंडेड किया जाता है। लेनाकापाविर के अलावा क्लिनिकल ट्रायल में ट्रुआडा और डिस्कवरी का भी टेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि ट्रुआडा एक दशक से अधिक समय से व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाली एक PrEP गोली है और डिस्कोवी एक नई गोली है जिसका यूज इसी पर्पज से किया जाता है। इस क्लिनिकल ट्रायल में लेनाकापाविर का इंजेक्शन लगाने वाली 2314 महिलाओं में से किसी को भी HIV संक्रमण नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि इसकी प्रभावकारिता 100% थी। इस बीच ट्रुआडा लेने वाली 1068 महिलाओं में से 16 और डिस्कोवी लेने वाली 2136 महिलाओं में से 39 HIV वायरस से संक्रमित हो गईं। चलिए, इस क्लिनिकल ट्रायल की बात तो हो गई है, अब HIV एड्स के बारे में भी कुछ सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं। देखिए, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। अगर इसका उपचार नहीं करवाया जाता तो यह एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का कारण बन सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो ज्यादातर लोगों में HIV संक्रमण के 2 से 4 हफ्तों के भीतर फ्लू जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। लक्षण कुछ दिनों या कई हफ्तों तक रह सकते हैं, लेकिन केवल इन लक्षणों का होना ही यह नहीं कंफर्म करता कि आपको HIV संक्रमण हो गया है, क्योंकि बहुत सी सामान्य बीमारियां भी ऐसे ही लक्षण पैदा कर सकती हैं। यहां तक कि HIV संक्रमण के केस में कुछ लोगों में कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते। इसलिए HIV संक्रमण होने का पता लगने का एकमात्र तरीका जांच करवाना है। ज्यादातर लोगों को HIV संक्रमण प्राकृतिक या अप्राकृतिक यौन संबंध से, यूज्ड निडल या सिरिंज या इंजेक्शन से हो सकता है। आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि केवल कुछ ही बॉडी फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो HIV को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे ब्लड, सीमेन, प्री सेमिनल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड्स, वेजाइनल फ्लूइड्स और ब्रेस्ट मिल्क। हालांकि ये फ्लूइड्स तभी HIV ट्रांसमिट कर सकते हैं जब इन फ्लूइड्स का म्यूकस मेम्ब्रेन या किसी डैमेज टिश्यू के साथ कांटेक्ट होता है या फिर ये फ्लूइड्स डायरेक्टली शरीर में इंजेक्ट किए जाएं। अभी तक ऐसा कहा जाता है कि इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है। एक बार HIV से संक्रमित होने के बाद लोग जीवन भर इसके शिकार रहते हैं, लेकिन उचित चिकित्सा देखभाल से वायरस को कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। वर्तमान में HIV से पीड़ित अधिकांश लोगों को जीवन भर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की आवश्यकता होती है। यदि कोई HIV रोगी निर्धारित दवाएं लेना बंद कर देता है तो निष्क्रिय वायरस फिर से सक्रिय हो जाता है और समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन इस क्लिनिकल ट्रायल ने इंसानों की HIV के खिलाफ लड़ाई में एक आशा की किरण जरूर जगा दी है। आपको ये भी बता दें कि इस क्लिनिकल ट्रायल के अलावा भी कुछ तकनीकों से HIV को खत्म करने का एग्जाम्पल हमने देखा है। जैसे स्टेम सेल थेरेपी का यूज करके कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति को कैंसर और HIV से फ्री किया गया था। इस एग्जाम्पल के अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस साल की शुरुआत में एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग करके संक्रमित कोशिकाओं से HIV को सफलतापूर्वक समाप्त करने का दावा किया था। यह तकनीक मॉलिक्यूलर लेवल पर एक कैंची की तरह काम करती है जो DNA को इतनी बुरी तरह काट देती है कि उसके संक्रमित टुकड़ों को निष्क्रिय या हटाया जा सकता है। अब शोधकर्ताओं का लक्ष्य वायरस को शरीर से पूरी तरह से हटाना है। हालांकि यह तय करने के लिए कि यह प्रभावी और सुरक्षित है या नहीं, अभी और अधिक काम करने की जरूरत होगी। चलिए, अब समय है आज के टर्म ऑफ द डे को देखने का। आज का टर्म ऑफ द डे है अभिलेखागार। अभिलेखागार उस जगह को कहा जाता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। वर्तमान में दुनिया भर की सरकारों के अपने अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों और ब्यूरों का रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे भारत में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत के सरकार के स्थायी मूल्यों के अभिलेखों का कस्टोडियन यानी संरक्षक है। इसे 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में शाही अभिलेख विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा अभिलेखीय भंडार है। चलिए, अब नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई तक रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। भारतीय प्रधानमंत्री का ये रूस दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में नाटो समिट शुरू हो रही है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूस दौरे का नाटो समिट से कोई संबंध नहीं है। यह यूक्रेन जंग के बाद पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी रूस का दौरा करेंगे। इससे पहले वे 2019 में रूस गए थे। वे वहां 22वें भारत और रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत दोनों देशों के बीच वर्ष 2000 में हुई थी।
इसके बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया जाएंगे, जो कि 41 वर्षों में से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा होगी। WEP यानी महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इसे सहर नाम दिया गया है। यह भारत में महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल से सशक्त बनाएगा। इसके अलावा यह महिला उद्यमियों के बीच वित्त और ऋण तक पहुंच और प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। यदि हम WEP की बात करें तो यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मंच है जिसे नीति आयोग ने विकसित किया था और इसका उद्देश्य भारत में महिला उद्यमियों के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम बनाना है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में लंबी लड़ाई की तैयारी कर रही है। पैंगोंग झील के आसपास चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी इसी ओर इशारा कर रही है। नई सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार इस क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर भूमिगत बंकर और मजबूत शेल्टर्स बनाए गए हैं। पैंगोंग झील, जिसे पैंगोंग त्सो के नाम से भी जाना जाता है, यह हिमालय में एक अंतर्देशीय झील है जो लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है। झील का लगभग 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 हिस्सा चीन में है। यह झील अपने रंग बदलने के लिए भी जानी जाती है, जो अलग अलग समय पर नीली, हरी और लाल दिखाई देती है। यह भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र में स्थित है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र से पहले सरकार ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और देश के यूनेस्को विरासत स्थलों के लिए एक पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसे प्रोजेक्ट परी नाम दिया गया है। यहाँ परी से तात्पर्य है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। यह सांस्कृतिक मंत्रालय की एक पहल है जिसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऐसी सार्वजनिक कला को सामने लाना है जिसमें आधुनिक विषय और तकनीकें शामिल हों और जो हजारों सालों की कलात्मक विरासत से प्रेरणा लेती हों। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने वाले कला के विषयों में व्यापक विचार शामिल हैं, जैसे प्रकृति को श्रद्धांजलि, नाट्यशास्त्र से प्रेरित विचार, महात्मा गांधी, भारत के खिलौने आदि। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क बढ़ाने के लिए नए नए प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों में से एक है डिजिटल भारत निधि। यह निधि पहले से मौजूद USOF यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की जगह लेगी। USOF एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर लिए जाने वाले 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी से बनाया गया एक फंड का एक पूल है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि टेलीकॉम कंपनियों द्वारा डिजिटल भारत निधि में किए गए योगदान को पहले भारत के संचित निधि में जमा किया जाएगा, फिर भारत समय समय पर इकट्ठा किए गए इस फंड को डिजिटल भारत निधि में जमा करेगी, जिससे इस फंड का यूज ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीकॉम नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अब आइए नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत गठित किया गया है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट परी संबंधित है कला एवं संस्कृति, शिक्षा, हिंदी भाषा का विकास या फिर नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य विकास। अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या हैं सही उत्तर। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नीति आयोग, कोल इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न था, कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? फ्रांस, रूस, USA या फिर इजराइल। इसका सही जवाब है विकल्प बी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।